everyone. My name is Nikita, and I welcome you all to today's session of current legal knowledge, wherein we are going to discuss some current legal affairs for the month of June 2023. Okay? um, काफी controversies हुई थी last month में. Legal controversies अच्छी खासी थी, तो वो हमारे लिए of course important है. So we are going to cover all of them today. Briefly cover करेंगे, but we'll get an idea of all of these. ठीक है? चलो फिर start करते हैं. Fine. Let's talk about the context. Um, these are the topics which we are going to cover today. The first one is digital competition law. तो यार हमें पता है हमारे यहाँ डिजिटल इकोनॉमी की अगर बात करें तो बहुत ही फास्ट पेस से डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है. ठीक है. अब यार अगर कोई चीज इतनी सही चल रही है तो कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ना कुछ ग्रोइंग कंसर्न्स भी हैं उसके साथ के. राइट, बिल्कुल है. तो डिजिटल इकोनॉमी के साथ भी कुछ ना कुछ कंसर्न्स है. अब उन्हें एड्रेस कैसे किया जाए, उनको रेगुलेट किया कैसे किया जाए, तो इसके लिए वी नीडेड अ लॉ. ठीक है. उसी के लिए एक लॉ अपनी फाइनल स्टेजेस में है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है बट अपनी फाइनल स्टेजेस पे है. ठीक है. तो वो लॉ है डिजिटल कंपटीशन लॉ. फाइन. अब ये डिजिटल कंपटीशन लॉ का ड्राफ्ट एक कमिटी प्रिपेयर कर रही है और उन्होंने कुछ कुछ चीजें इसके लिए सजेस्ट करी, कुछ ना कुछ चीजें प्रपोज करी. ठीक है. अब इन प्रपोजल्स को लेकर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज है. ठीक है. क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किनका इंटरेस्ट कवर किया है लॉ में, किनका नहीं किया है, all of those things. So all of those things we are going to see in today's session. That's one. Second, regarding the ambit of Article 21, right to life and personal liberty. तो यार जब आर्टिकल 21 की बात होती है ना तो इट इज अ वेरी डायनेमिक लॉ. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने या जिसको जुडिशरी ने बहुत ही अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है. ठीक है. उसको उसका इंटरप्रिटेशन काफी अच्छा किया है, काफी वाइड इंटरप्रिटेशन उसको दिया है. और उसके लिए मतलब it's not only about right to life or personal liberty, it is about all XYZ type of rights जिनको कोर्ट इसके एम्बिट में लेके आ चुकी है. ठीक है. जैसे राइट टू फूड हो गया, राइट टू शेल्टर हो गया, राइट टू लाइवलीहुड हो गया. उसी टाइप का एक और एडिशन इस बार इसके अंदर हुआ है. ठीक है. तो वो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ पर कोर्ट ने बोला है कि द राइट टू चेंज नेम और सरनेम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फेसेट ऑफ आर्टिकल 21. ठीक है. मतलब अगर किसी को अपना नाम चेंज करना है या सरनेम चेंज करना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो उसका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक पार्ट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर हियर. कुछ केसेस हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस है और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है जिसमें उन्होंने इसी के बारे में बात करी है. सो वी आर गोइंग टू कवर दैट. फिर बात आती है लद्दाख फाइट फॉर 6 शेड्यूल स्टेटस. तो यार लद्दाख की बात करें तो अच्छा खासा पीसफुल सी प्लेस है, बट पिछले कुछ टाइम से वहां पे भी काफी काफी ज्यादा हल्ला हुआ है, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ है. उनकी डिमांड्स हैं, वो चाहते हैं कि उनको लद्दाख को भी 6 शेड्यूल स्टेटस मिले. 6 शेड्यूल स्टेटस में जो भी प्रोटेक्शंस हैं कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिलते हैं वो लद्दाख को भी मिले. उनकी कुछ डिमांड्स हैं, वो स्टेटहुड चाहते हैं और इसी के लिए उनकी डिमांड्स क्योंकि नहीं सुनी जा रही है उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया. ठीक है. तो 6 शेड्यूल स्टेटस क्या है, वो क्यों चाहते हैं, उसके अंदर क्या आएगा, अगर आ जाते हैं तो क्या प्रोटेक्शन मिलेगा, ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. उसके अलावा आता है एग्जीक्यूटिव पावर अंडर आर्टिकल 299. तो भाई एग्जीक्यूटिव पावर अंडर आर्टिकल 299 क्या है? गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पावर्स है. ठीक है. कि गवर्नमेंट जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है तो क्या जो नॉर्मल लॉज इंडिविजुअल्स पे एप्लीकेबल होते हैं वो गवर्नमेंट पे भी होते हैं क्या, या इनके लिए कुछ अलग से फॉर्मेलिटीज हैं जो उनको देखनी पड़ती है. आर्टिकल 299 उसी की बात करता है. ठीक है. सो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक अभी जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली, जस्टिस चंद्रचूड़ की ही बेंच थी जिनको उन्होंने हेड किया था, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि देखो गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है. ऑफ कोर्स उनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो दी हुई है आर्टिकल 299 में. ठीक है. और गवर्नमेंट को किसी भी टाइप की इम्यूनिटी नहीं मिलती. जैसे इंडिविजुअल को ट्रीट किया जाएगा वैसे ही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट को ट्रीट किया जाएगा. ठीक है. सो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 299 जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. एंड देन वी हैव इंटरनेट शटडाउन इन मणिपुर. तो यार मणिपुर की स्टोरी तो हम सभी को पता है, काफी कंट्रोवर्सी रही है यहाँ पर भी. एक कम्युनिटी थी, मेटी कम्युनिटी, उसे एसटी स्टेटस चाहिए था, उनकी डिमांड्स थी, उसके चलते काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी वहां पे हुई है, काफी प्रोटेस्ट हुए हैं, वी आर अवेयर ऑफ दैट. ये सब तो हो गया. इन्हीं सबको कर्व करने के लिए उन्होंने, वहां की गवर्नमेंट ने इंटरनेट शटडाउन वहां पे लगा दिया. अब जब इंटरनेट शटडाउन लगा है तो इससे रिलेटेड भी और कंट्रोवर्सीज आई.
अलाउड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितने टाइम के लिए होना चाहिए, क्या इस पे कुछ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है क्या, राइट टू इंटरनेट फंडामेंटल राइट है क्या, ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। ठीक है, फाइन देन, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, सो द फर्स्ट वन इज डिजिटल कंपटीशन लॉ। फाइन। यार डिजिटल इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो काफी अच्छे पेस पे हमारे यहाँ ये डेवलप कर रही है। ठीक है, और इसी को रेगुलेट करने के लिए हम ये लॉ लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, हमें सभी को पता है यार, पीएम मोदी का एक विजन है कि आई वांट टू मेक इंडिया अ डिजिटल इकोनॉमी, दैट टू $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी होनी चाहिए। वी हैव डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, वी हैव डिजिटाइजेशन की काफी सारी स्कीम्स है, गवर्नमेंट हर जगह उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अपनी इकोनॉमी को कैशलेस इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब यार जब हम इस कदर एक तरफ जा रहे हैं ना, तो हमें ऑब्वियसली बात है कि वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, उन सारे चैलेंजेस को रेगुलेट करने के लिए वी नीड अ लॉ। हियर इट इज, इसीलिए ये लॉ बन रहा है। पहली बात, अभी तक एकदम रेडी नहीं हो गया है, बट हाँ फाइनल स्टेजेस पे है। अब जब ये लॉ बन रहा है ना, तो नॉर्मली ऐसा होता है जब भी कोई लॉ बनता है ना, तो जिस भी कमिटी को बोला जाता है कि लॉ बनाओ, तो वो कमिटी करती क्या है कि जब उनका ड्राफ्ट रेडी हो जाता है तो फिर वो पब्लिक में ड्राफ्ट देती है। जितने भी स्टेक होल्डर्स रहते हैं, स्टेक होल्डर्स कौन है, इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर्स रहते हैं उनको ये ड्राफ्ट दिखाया जाता है कि भाई अगर आपके कोई सजेशंस है ना तो आप दे सकते हो, चलेगा। उनको भी ध्यान में रखा जाएगा लॉ ड्राफ्ट करते टाइम। तो वैसे ही कुछ सजेशंस इस बार एक कमिटी ने मांगे। वो कमिटी थी सीडीसीएल, कमिटी ऑन कंपटीशन, डिजिटल कंपटीशन लॉ। ठीक है, तो इस कमिटी ने भी कुछ सजेशंस मांगे, और जैसे ही प्रपोजल रखा गया, स्टेक होल्डर से कुछ कुछ सजेशंस आए। ठीक है, और वहीं पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आती है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है जिनको हम आज देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहली बात तो ये कि अगर हम कंपटीशन लॉ की बात करें या फिर डिजिटल मार्केट्स में कंपटीशन की बात करें, तो उसे रेगुलेट कौन करता है इंडिया में, वो अथॉरिटी कौन सी है जो अगर डिजिटल मार्केट में कुछ भी ऊपर नीचे होता है या कुछ भी कंपटीशन होता है तो उसे रेगुलेट कौन करेगा। वी हैव कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई जिसे हम बोलते हैं। और यहाँ पर जो लॉ एप्लीकेबल होता है वो है कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, ये लॉ है, और ये हमारी इस लॉ के अंडर एक उन्होंने अथॉरिटी बनाई है जिसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। वो इन सारे मैटर्स से डील करती है। ठीक है, तो भाई हुआ क्या, एक लेटर लिखा गया किसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, और डिमांड्स रखी गई रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग स्मॉल स्टेक होल्डर्स वाज रेज्ड। तो भाई काफी डिमांड्स रखी गई कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है ना, उन सबके डिमांड्स को सुना जाना चाहिए। ठीक है, तो एक लेटर लिखा गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। ठीक है, तो यहीं से पूरी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू होती है। फिर क्या हुआ, पहली बात तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है जानना कि यार क्या डिजिटल इकोनॉमी को रेगुलेट करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स बोर्ड है ना, कि उनका ये कहना है कि यार लॉ बनाओ अच्छी बात है, पर हमारे इंटरेस्ट को ध्यान में रखो। ठीक है, अच्छा, तो लेट अस सी कि भाई इसको रेगुलेट करने की जरूरत भी है या नहीं है। तो देयर आर टू रीजंस क्यों इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। पहली बात तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द सेक्टर, सेक्टर काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर 2014 से 19 की बात करें इस पीरियड की, तो डिजिटल इकोनॉमी ग्रो बाय 2.4 टाइम्स फास्टर देन द इंडियन इकोनॉमी। मतलब काफी अच्छे पेस पे ग्रो कर रही है। दैट्स वन। सेकंड, डोमिनेंस ऑफ टेक जायंट्स, बिग टेक कंपनीज। तो अब ये टेक जायंट्स कौन है भाई, वी हैव गूगल, वी हैव माइक्रोसॉफ्ट, वी हैव मेटा। ये सारी ऐसी कंपनीज है। देखो जब हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज नहीं है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज है। ठीक है, तो इनका बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनका नंबर बहुत कम है। और यही बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका नंबर बहुत कम है, वी हैव हैंडफुल ऑफ दीज कंपनीज जो पूरे मार्केट को डोमिनेट करती है। ठीक है, तो यार अगर ये पूरे मार्केट को डोमिनेट करती है तो ये किस किस फॉर्म में करती है। देखो अगर हम कंपनीज की बात करें या बिग टेक कंपनीज की बात करें, ये दो तरीके से मार्केट को रूल करती है। कैसे, एक तो ये इंटरमीडियरीज की तरह काम करती है, और दूसरा ये काम करती है एज प्रोवाइडर्स ऑफ, एज प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से इन्होंने अपना एक डोमिनेंस बना के रखा है मार्केट पे। ठीक है, और इसीलिए जब हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, जब दिख रहा है कि यार एक कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रक्चर बन रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा एक कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब क्या,
डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी पावर है ना वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है। तो यार कंसर्न्स तो है। अगर इन लोगों के हाथ में पूरा पावर है मतलब क्या, ये आराम से डोमिनेट कर सकते हैं, उसको अब्यूज कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी कंपटीशन की जितने भी रेगुलेटर्स है ना, उनका ये कहना है कि यार इसको रेगुलेट करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन वी हैव दिस कॉम्पिटिशन, डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ, जिसको लाने के बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया मेन रीजन इसका। ठीक है, अब क्या करंट इश्यूज और की डिमांड्स क्या है भाई, ये लेटर जो लिखा गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, इसमें क्या क्या डिमांड्स इनने रखी गई स्टेक होल्डर्स ने, उसके बारे में देखते हैं। पहली बात तो इन्होंने बोला कि एक ओपन कंसल्टेटिव पब्लिक एंगेजमेंट प्रोसेस रखो। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है ना, आप जो भी लॉ बना रहे हो उसके लिए आप एक प्रॉपर डिस्कशन रखो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ। एक ओपन कंसल्टेटिव पब्लिक एंगेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए वाइल ड्राफ्टिंग द बिल। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ सिर्फ एक कमेटी बना दी और उस कमेटी ने बैठ के अपना काम कर लिया हो गया, नहीं, इट शुड बी ओपन कंसल्टेटिव फोरम डिस्कशन। ठीक है, पब्लिक के साथ या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आप डिस्कस करके इस लॉ को आगे बढ़ाओगे या बनाओगे। दैट्स वन। सेकंड वर्स, अ कंसर्न अगेंस्ट द अडॉप्शन ऑफ एक्स एंटे लॉज। अच्छा, तो अब इनका कहना है कि साथ में जितने भी स्टेक होल्डर्स, इनका ये भी कहना था कि यार हमें एक्स एंटे लॉज नहीं चाहिए। अभी एक्स एंटे लॉज क्या होता है इसे समझते हैं, देखते हैं। देखो, अभी की अगर हम बात करें ना, तो हमारे यहाँ जो यूज होता है वो है एक्स एक्स पोस्ट अप्रोच। ये अप्रोच क्या है? इस अप्रोच के हिसाब से अगर कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हो गई उसके बाद सीसीआई, जो कि मतलब यहां अगर देखो, अगर कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस कुछ भी किसी भी टाइप की हो सकती है। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस का मतलब हो गया जैसे कोई भी मार्केट में है, वो जबरदस्ती अब्यूज कर रहा है, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, या इन अ वे वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ भी अनफेयर प्रैक्टिसेस में वो इंडल्ज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हो गई उसके बाद सीसीआई एक्शन लेता है। ठीक है, अभी ये चल रहा है, अभी अपने रिजीम ये वाला है एक्स पोस्ट अप्रोच का, जिसके अंदर एक बार ऐसी दिखा दिया, प्रूफ कर दिया कि नहीं नहीं इन्होंने कुछ गलत किया है, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। बट वर्सेस एक्स एंटे फ्रेमवर्क, इसके अंदर क्या होने वाला है? इसके अंदर देखो, ये ऐसा लॉ होता है दैट इज फॉर्म बिफोर द अकरेंस ऑफ अ सिचुएशन। मतलब अभी तक सिचुएशन आई नहीं है, किसी ने भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करी नहीं है, पर लॉ उसके लिए पहले से ही रेडी है। मतलब क्या, हम यहाँ पर एक प्रिवेंटिव अप्रोच लेना चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू टेक अ प्रिवेंटिव अप्रोच। ठीक है, तो अब इसका आइडिया कहाँ से आया ये भी देखते हैं। देखो, देयर वाज अ स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस, उन्होंने अपनी 53rd रिपोर्ट में, व्हिच वाज टाइटल्ड एज एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बाय बिग टेक कंपनी, suggested that ex ante framework to regulate systematically important digital intermediaries, जिसको हम सीडी कहते हैं, सीडीज, अंडर अ न्यू डिजिटल कॉम्पिटिशन एक्ट। तो अभी सीडीज क्या होती है? देखो, एक 53rd रिपोर्ट आई थी फाइनेंस स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस की, उन्होंने बोला था कि यार हमें ना एक्स एंटे फ्रेमवर्क की जरूरत है। एक्स एंटे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऐसा लॉ जो सिचुएशन आने से पहले ही लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे लॉ के लिए उन्होंने बोला कि सीडीज के लिए हमको ऐसे लॉ की जरूरत है। अभी सीडीज क्या होती है? तो यार कुछ ये कुछ स्पेशल सी इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ये लॉ लगना चाहिए। अच्छा, सीडीज क्या होती है इनको हम देखते हैं। या सो व्हेन यू टॉक अबाउट सीडीज, ये स्पेशल टाइप की इंटरमीडियरीज है जिनको कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे जज किया जाता है। ठीक है, क्या फैक्टर्स है? जैसे हो गया रेवेन्यू, रेवेन्यू हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, या फिर इनके यूजर्स कितने हैं, एंड यूजर्स कितने हैं। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स से इनको काउंट किया जाता है, कि इनको जज किया जाता है कि यार ये सीडीज हैं या नहीं है। ठीक है, अगर ये सीडीज हैं तो इनके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको रेगुलेट किया जाए एक्स एंटे लॉज के साथ। मतलब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, इनके पास पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस में आए उससे पहले ही इनके पास सारे प्रिवेंटिव मेजर्स या मैकेनिज्म्स प्लेस में होना चाहिए। तो यही चीज ये लोग प्रपोज करना चाह रहे हैं एक्स एंटे लॉज में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जो भी स्टेक होल्डर्स है ना, वो ऑब्वियसली बात है सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो उनका ये कहना है कि नहीं नहीं हमें एक्स एंटे लॉज नहीं चाहिए, हम हमारी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, या फिर अपनी लिमिट्स, हमारी लिमिट्स काफी रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी इससे। तो ये इनका एक कंसर्न है, ये लोग नहीं चाह रहे। अच्छा,
पर अगर हम एक्स एंटी फ्रेमवर्क लेकर आते हैं तो हमें एक शिफ्ट दिखेगी, ठीक है, अ शिफ्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेक्टर फ्रेमवर्क व्हिच कवर्स ऑल मार्केट प्लेयर्स टू अ न्यू एरा ऑफ एक्स एंटी फ्रेमवर्क्स मेंट टू कवर ओनली सीडीज इन डिजिटल मार्केट। मतलब ये एक्स एंटी फ्रेमवर्क जो हम लाना चाह रहे हैं ना, ये हम सिर्फ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए लाना चाह रहे हैं, ना कि सबके लिए। पहले जो हमारा ये वाला अप्रोच था ये सबके लिए कॉमन था, सारे मार्केट प्लेयर्स के लिए था, बट ये जो नया फ्रेमवर्क है इसको हम लाना चाह रहे हैं सीरीज के लिए। सीरीज आर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज, डिजिटल इंटरमीडियरीज, ठीक है। ऑफकोर्स जिनके पास ज्यादा पावर है इसीलिए उनको रेगुलेट करने की जरूरत है, और इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज के अगेंस्ट। तो ये एक नया पॉइंट है जो यहाँ से आया है, ठीक है, जो अभी कंट्रोवर्सी में है, एक्स एंटी फ्रेमवर्क। एक्स एंटी फ्रेमवर्क की बात करें तो ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, कुछ ही सिस्टम्स में ये चलता है, ठीक है, और हम इसी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट फॉर द चंक ऑफ बिग टेक जाइंट्स। फाइन, सो इससे रिलेटेड ये कंट्रोवर्सी थी। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत कॉमन है, हम सबको पता है आर्टिकल 21 होता क्या है। राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, हर जगह हमने इसके बारे में सुना है ना। अच्छा, तो भाई पहले इन केसेस को समझते हैं, केसेस में क्या हुआ, कौन कौन से दो केसेस थे। लेट्स टॉक अबाउट द केसेस फर्स्ट। देखो भाई, पहला केस था दिल्ली हाई कोर्ट का। ये कौन सा केस था? दिस वाज सदानंद एंड अदर्स वर्सेस सीबीएसई। तो इसमें क्या हुआ? हम्म, इस केस में क्या हुआ, देवर टू ब्रदर्स, ठीक है, जिनके फादर ने अभी रिसेंटली उनका सरनेम चेंज किया था, ठीक है, उनका सरनेम था मोची, से उन्होंने कर लिया नायक, ठीक है। अब क्या हुआ कि यार फादर का नाम चेंज हुआ है, उनका सरनेम चेंज हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चाहेंगे कि उनके बच्चों के सर्टिफिकेट्स में, जो कि 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स है, उसके अंदर भी वो नाम चेंज हो जाए। जब ये एप्लीकेशन दी गई सीबीएसई को, तो सीबीएसई ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया अपडेट करने को, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया कि यार अपडेट तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने अपडेट कर दिया तो बच्चे कल को जाके ना कास्ट उनकी चेंज कर लेंगे और मिसयूज कर सकते हैं इसका, तो सीबीएसई ने मना कर दिया। अब इस चीज से अग्रीड होकर जो बच्चे थे वो चले गए दोनों कोर्ट में। तो उन्होंने क्या बोला कि सर हमारा इससे राइट वायलेट हो रहा है, पहली बात तो, और उन्होंने कहा कि फिर ये जब कोर्ट के पास मैटर आया तो कोर्ट ने बोला कि देखो, राइट टू चेंज वंस नेम और सरनेम इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी बोला कि देखो, अगर इस बच्चों के फादर ने यहाँ पे जब सरनेम चेंज किया था तो उन्होंने क्यों चेंज किया था? बिकॉज ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ कास्ट एट्रोसिटीज, कास्ट रिलेटेड एट्रोसिटीज। तो यार आर्टिकल 21 के अंदर एक राइट आपका ये भी आता है, दैट राइट नॉट टू बी टाइड बाय कास्टिज्म, ठीक है। ये वाली चीज कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में बोली, राइट नॉट टू बी टाइड बाय कास्टिज्म, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर उनके फादर को पूरा पूरा राइट है कि वो अपना नाम सरनेम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इस राइट को उन्होंने बोला है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। ये चीज आई दिल्ली हाई कोर्ट की। फिर बात आती है, यस, द नेक्स्ट केस वाज इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक केस था, दैट वाज मोहम्मद समीर राव, बहुत ही रिसेंट जजमेंट है ये, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पे क्या हुआ कि देयर वाज अ पर्सन नेम्ड शाहनवाज, ठीक है। इन्हें हाई स्कूल में, मतलब ये हाई स्कूल में थे, इनको अपना नाम चेंज कराना था और इनको रखना था मोहम्मद समीर राव। तो इनको वही वाली बात फिर वापस मना कर दिया गया कि यू कैन नॉट चेंज योर नेम एंड आप उसको मिसयूज करोगे वगैरह वगैरह। तो फिर ये कोर्ट में गए और कोर्ट ने बोला कि देखो, जब हम, वही वाली चीज जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोली कि इट इज इंट्रिंसिक पार्ट, राइट टू चेंज नेम और सर नेम इज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो ये थे दो केसेस जो कि इंपॉर्टेंट थे और आर्टिकल 21 को एक फिर से एक नया इंटरप्रिटेशन मिला है, ठीक है। सो देखते हैं, दिस वाज द केस। इट एस्टैब्लिशेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल ऑटोनॉमी इन चूजिंग वंस नेम। अपना नाम चूज करने में मेरे पास पर्सनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ये इस केस में आया है।
The right to one's identity is an inherent component of right to life as enshrined in Article 21. That's another thing. The right to life includes right to live with dignity. ठीक है, right to live with dignity भी आ जाता है, which includes right not to be tied down by casteism. मतलब caste related disabilities नहीं होनी चाहिए, atrocities नहीं होनी चाहिए इससे related. You have the right to dignity. ठीक है, so that is also a part of Article 21. Okay. Article 21 बोलता है no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. ठीक है, इसको काफी टाइम से मतलब कोर्ट जब इसको इंटरप्रेट कर रहे थे, काफी पहले से ही जब इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन चल रहे थे, तब कोर्ट ने बहुत बार ये चीज हाईलाइट करी है कि यहाँ पे जो बात करी है ना राइट टू लाइफ की, वो सिर्फ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, इनके लिए राइट टू लाइफ का मतलब इसका एम्बिट बहुत बढ़ जाता है. ठीक है, उसके अंदर हर चीज आएगी जो आपको एज अ ह्यूमन रहने में हेल्प करेगी. फाइन, तो काफी तरह से इसको इंटरप्रेट किया गया. बहुत बार इसके अंदर राइट टू लाइफ में बोला गया कि इट इंक्लूड्स राइट टू शेल्टर, राइट टू फूड, राइट टू लाइवलीहुड. फिर बोला गया इट इंक्लूड्स राइट टू और क्या हो गया, फूड, क्लीन एनवायरमेंट, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग. काफी सारे केसेस आए एटसेट्रा. मतलब बहुत सारे इसी को इंटरप्रेट किया. मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई नया लॉ लेकर नहीं आया, बट इसी लॉ के अंदर उन्होंने काफी सारी चीजें इंटरप्रेट करी. ठीक है, इसी को इंटरप्रेट करते करते उन्होंने काफी सारे राइट्स इसमें से निकाल दिए. ठीक है, तो दिस इज आर्टिकल 21. अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड वी हैव सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये भी डिस्क्रिमिनेशन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, जो प्रोहिबिट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन. पहली बात, आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, और ये बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिनाइड ट्रीटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. दैट्स वन. फिर यहाँ पे सो इट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों. आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on the basis of, there are 5 grounds. क्या क्या grounds है? Religion, race, caste, sex और place of birth or any of them. 16 बात करता है equality in matters of public employment. किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, मतलब क्या, ऑफ कोर्स वी हैव सम प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशंस, वो पॉजिटिव मेजर्स आर फाइन, बट उसके अलावा एज सच किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. ठीक है, ये बोला है आर्टिकल 16 में. 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी ये अपने केस के लिए रेलेवेंट भी होता है, बिल्कुल. 46 बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस. और 335 बात करता है कि भाई जब भी आपको कुछ भी मेजर्स लेने हो ना, या फिर यूनियन में या फिर स्टेट्स में इनसे रिलेटेड कोई भी अपॉइंटमेंट्स करने हो, इनसे रिलेटेड जो भी ऑफिसेज है इनमें अगर कोई भी अपॉइंटमेंट करने हो, तो आपको यू विल हैव टू कंसिडर द क्लेम्स ऑफ एससीज एंड एसटीज. ठीक है, इन सेक्शंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, तो अपने केस रिलेटेड कुछ ये प्रोविजंस है जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, और डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करते हैं और इक्वालिटी प्रमोट करते हैं. ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, 46 एंड 335. Okay, then we have some judicial pronouncements. पहली चीज, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. इसमें क्या हुआ था, मेनका गांधी जी का पासपोर्ट सीज कर लिया गया था पासपोर्ट अथॉरिटी ने. ठीक है, तो उस पे फिर ये बात आई थी कि भाई राइट टू लाइफ में आपकी पर्सनल लिबर्टी भी इंक्लूडेड होती है. ठीक है, सो आपको आपकी अगर पर्सनल लिबर्टी कोई कर्ब कर रहा है या उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, दैट टू विदाउट एनी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो फिर वो गलत है.
ठीक है। तो इस कोर्ट में इसमें बोला गया इस केस में दैट राइट टू लाइफ इज नॉट जस्ट अ फिजिकल राइट बट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है। इट इंक्लूड्स राइट टू लिव विद डिग्निटी। नेक्स्ट केस आता है आपका फ्रांसिस कॉर्ली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसमें बात करी गई कि राइट टू लिव इंक्लूड्स द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑल दैट गोज अलोंग विद इट, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट ने काफी सारी चीजें हाईलाइट करी थी, जैसे अगर एक इंसान को रहना है तो यू नो ही शुड हैव द राइट टू सिंग, ही शुड हैव द राइट टू मिंगल विद अदर पीपल, टू टॉक टू देम, टू टू एक्सचेंज हिज ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। काफी सारी चीजें यहाँ पे दी गई थी, सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट द बेयर मिनिमम एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सेल्फ, ठीक है। एक ह्यूमन को जितनी भी बेसिक चीजों की जरूरत होती है वो सारे ही राइट्स आपके आ जाते हैं 21 के अंदर, ठीक है ना। Next was Kashish Gupta versus Central Board of Secondary Education. Right to keep name of choice or change it according to personal preference is a part of Article 19(1)(a) as well as Article 21. तो अपने पसंद का नाम रखना आपका पूरा पूरा अधिकार है और ये आपको मिलता है आर्टिकल 21 में भी और 19(1)(a) में भी, ठीक है। So these were some of the cases जो अपने लिए relevant है when we talk about Article 21 specifically. Fine. Let's talk about Ladakh's fight for sixth schedule. तो भाई अगर हम लद्दाख की बात करते हैं, so it's a very you know it's a very culturally rich place, ठीक है। लद्दाख is very beautiful, of course we know that. और लद्दाख में specifically अगर उसके social features की बात करें तो लिटरेसी रेट हाईएस्ट है जेएनके का 82% है, एलिट पॉपुलेशन है और जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो इट एंजॉयज अ ग्रेट डील ऑफ जेंडर इक्वालिटी ऑल्सो, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस दिक्कत कहाँ हुई लद्दाख में, इश्यूज कहाँ हुए लद्दाख में? इश्यूज वहां हुए जब जस्ट अ मिनट, यस या सो लद्दाख में इश्यूज कब हुए भाई? पूरी कंट्रोवर्सी आपकी स्टार्ट होती है, एक सेकेंड, लद्दाख की कंट्रोवर्सी आपकी स्टार्ट हुई। पहली बात तो अपने एक एनवायरमेंटलिस्ट है, कौन है वो? सोनम वांगचुक, जिन्होंने 6 दिन का एक फास्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर जो प्रेजेंट कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें तो वो कैसे स्टार्ट हुई? देयर इज एन एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक जिन्होंने 6 दिन का एक फास्ट रखा हुआ है, क्लाइमेट फास्ट रखा हुआ है, जिससे वो अथॉरिटीज का बेसिकली अटेंशन सीख करना चाहती है और बोलना चाहती है कि देखो हमारी ये डिमांड्स हैं और इनको आप पूरा करो, ठीक है। अच्छा, तो ये पूरी चीज शुरू हुई 2019 से, जब जेएनके वाला इशू हुआ, ठीक है। आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, जेएनके को डिवाइड कर दिया गया, ऑल ऑफ दैट। जब ये सारी चीजें हुई तो तभी से ये कंट्रोवर्सी आपकी अराइज हुई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो जेएनके का नया एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ ना, उससे लद्दाख वाले लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ठीक है। इनफैक्ट उससे पहले से भी वो लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि इनकी डिमांड्स नहीं मानी जा रही थी, इनके अलग इंटरेस्ट थे जिनको पूरा नहीं किया जा रहा था। अच्छा, तो फिर अब क्या हुआ? तो ये इन सारी चीजों से परेशान होके दे ऑलवेज वांटेड द स्टेटस ऑफ यूटी, यूनियन टेरिटरी का स्टेटस इनको हमेशा से चाहिए था, ठीक है। अब क्या, यूटी का स्टेटस इन्हें चाहिए था, यूटी का स्टेटस मिल भी गया, पर दिक्कत क्या हुई? इनकी डिमांड्स अभी भी पूरी नहीं करी गई, ठीक है। इनके पास 2 काउंसिल्स हैं, दे हैव 2 काउंसिल्स। अब काउंसिल्स क्या होती है? देखो, जो भी डिस्ट्रिक्ट होती है ना, या कोई भी अगर एक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब अगर लोअर लेवल पे नॉर्मली अगर बात करें तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर इज अ काउंसिल, ठीक है, ताकि लोकल लेवल्स पे भी गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके। तो दे हैव काउंसिल्स। इस काउंसिल के कुछ मेंबर्स होते हैं और इनके पास कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी होती है कि ये इनसे रिलेटेड जो भी, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पे इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज है वहां पे ये आराम से उसको एडमिनिस्टर कर सके, ठीक है। तो इन काउंसिल्स को कह सकते हैं लोअर लेवल्स पे ये गवर्नेंस के लिए होती, ठीक है। अब यहाँ पर 2 काउंसिल्स हैं, तो ये जो डिमांड आई है ना 4 पॉइंटर्स में, जो इनकी डिमांड आई है ये भी 2 काउंसिल से लेकर आई है, ठीक है। काउंसिल्स तो है पर इनके पास पावर बिल्कुल नहीं है, पावर बिल्कुल नहीं है एज इन इनके पास पावर है बट बहुत ही लिमिटेड पावर है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी लोकल टैक्सेस कलेक्ट करना हो वो ये लोग कर सकते हैं, या जो भी लैंड इनको ऑलरेडी मिला हुआ है उस लैंड को ये यूज कर सकते हैं, बस इसके अलावा इनके पास कोई पावर नहीं है। तो इन्हीं लोगों ने चाहा कि यार वी हैव अ ट्राइबल पॉपुलेशन, अच्छी खासी ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है हमें, उन्हें उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, हमें स्टेटहुड चाहिए और हमें 6th शेड्यूल का स्टेटस चाहिए। अब 6th शेड्यूल क्या होता है, ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू सी। चलो, ये थी बेसिक सी कंट्रोवर्सी। भाई बात सिर्फ इतनी थी कि इनके राइट्स प्रोटेक्टेड, ये लोग प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहे थे, ठीक है।
इनके राइट्स इन्हें नहीं मिल पा रहे थे, तो इसीलिए कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन जो मिला हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, वही वाला प्रोटेक्शन ये भी चाह रहे थे। ठीक है, देखते हैं इनके 4 पॉइंटर्स क्या क्या है। ठीक है, तो भाई देर आर 2 बॉडीज, वन इज ले अपेक्स बॉडी LAB एंड द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। 2 बॉडीज है, 2 काउंसिल्स बोला था, वही वाली। They've jointly put forward a 4 point agenda, ये इनका 4 point agenda है, to drive the agitations in the UT of Ladakh as follows। ठीक है, क्या क्या है लेट अस सी। पहली बात तो इनको स्टेटहुड चाहिए, दे वांट अ स्टेटहुड फॉर लद्दाख। दूसरी चीज, सेफगार्ड्स अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल जो कि बात करता है कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन की, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिला हुआ है। 4 स्टेट्स हैं, मणिपुर, मिजोरम, नॉट मणिपुर सॉरी, इट्स मेघालय, मिजोरम, असम एंड त्रिपुरा। इन 4 स्टेट्स को मिला हुआ है वही वाला पूरा प्रोटेक्शन ये लोग भी चाह रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉब रिजर्वेशन फॉर लद्दाख यूथ, तो भाई लद्दाख के यूथ के लिए इनको चाहिए जॉब रिजर्वेशन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनवाना चाह रहे हैं वहां पे। दैट्स अनदर थिंग। एंड द फोर्थ वन इज क्रिएशन ऑफ 2 सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर ले एंड कारगिल। 2 सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी चाहिए। तो ये उनकी होगी 4 पॉइंट डिमांड जो कि अभी वो लोग मांग रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इनके एक इंपॉर्टेंट डिमांड ये है 6th शेड्यूल स्टेटस इनको चाहिए। तो भाई 6th शेड्यूल होता क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अपना आर्टिकल 244 है ना, वो बात करता है 6th शेड्यूल की। ठीक है, आर्टिकल 244 बोलता है कि यार इनको ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, देयर आर 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है, उनको उनके मैटर्स को गवर्न करने के लिए या एडमिनिस्टर करने के लिए कुछ टाइप की स्पेशल पावर्स होनी चाहिए, उनके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से जुडिशियल ऑटोनॉमी उनके पास होनी चाहिए। अच्छा, तो वही बात करी गई है आर्टिकल 244 में। इसके अंदर ऐसे कुछ प्रोविजंस है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो ये सिर्फ 4 स्टेट्स के लिए ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये स्पेशल स्टेटस इनको मिला हुआ है 6th शेड्यूल में। ठीक है, अच्छा, तो फिर बाकी पूरी कंट्री में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको उनके लिए क्या है, डू वी हैव सम स्पेशल प्रोविजंस फॉर देम टू? तो उसके लिए वी हैव 5th शेड्यूल। ठीक है, अच्छा, द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसको कहा जाता है। अब क्या 6th शेड्यूल के हिसाब से इनके यहाँ ये जो 4 स्टेट्स है ना, इन 4 स्टेट्स में ADCs बनी हुई है। ADCs क्या है? दीज आर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ठीक है, तो जो अपने काउंसिल्स की बात करिए ना कि यार लद्दाख में भी 2 काउंसिल्स तो है, पर उनके पास ये वाले पावर्स नहीं है जो ADCs के पास है। ठीक है, काम उनका भी वैसे ही चल रहा है कि ठीक है उनको भी एडमिनिस्टर करना है, उनके इंटरेस्ट को देखना है, बट उनके पावर्स बहुत लिमिटेड है। पर अगर वो 6th शेड्यूल में आते हैं तो उनके पास अच्छे खासे पावर्स हो जाएंगे। दैट इज द रीजन वो 6th शेड्यूल का स्टेटस डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ADCs के पास क्या पावर है भाई, पहले तो होती क्या है ये देखते हैं। दीज आर बॉडीज रिप्रेजेंटिंग अ डिस्ट्रिक्ट टू विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन वेरिंग डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी विद इन द स्टेट। तो इनके पास अच्छा खासा पावर है, इनके पास अच्छा खासा पावर है, अच्छी खासी ऑटोनॉमी है, और ये एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स दैट हैव लेजिस्लेटिव पावर भी इनके पास, जुडिशियल पावर्स भी, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी तो है ही स्टेट के अंदर। ठीक है, दे हैव 30 मेंबर्स और इनका 5 साल का टर्म होता है। तो ये जो काउंसिल्स है ना, ये इनके अंदर 30 मेंबर्स होता है, 5 साल के लिए वो रहते हैं। अच्छा, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की बात करें असम में, तो इसका एक एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? बिकॉज यहाँ पर देर आर 40 मेंबर्स, यहाँ पे मेंबर्स थोड़े ज्यादा हैं, देर आर 40 मेंबर्स, और ये लॉ बना सकते हैं कुछ 39 सब्जेक्ट्स पर। ठीक है, इनके पास लॉ मेकिंग पावर है, ऑफ कोर्स ट्राइबल से रिलेटेड, ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड इनके पास लॉ मेकिंग पावर है 39 सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, नो, तो यार ये तो सिर्फ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल्स की स्पेशल पावर्स है, बट उसके अलावा अदरवाइज हम एडीसीज की बात करें तो एडीसीज के पास लॉ मेकिंग पावर है विद रिगार्ड टू लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट, हर चीज से रिलेटेड, मतलब जितनी भी इश्यूज हैं या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये लॉस बना सकते हैं। ठीक है, दे हैव द लेजिस्लेटिव पावर, और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट भी होता है ना, तो उनके पास जुडिशियल पावर्स भी है, वो उन डिस्प्यूट्स को एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, एडजुडिकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई एडीसीज की, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की। तो ये इसी टाइप की काउंसिल्स लद्दाख अपने लिए भी चाह रहा है। ठीक है, कि यार हम चलो ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा काउंसिल्स नहीं बनानी तो हम काउंसिल्स तो ऑलरेडी है, 2 काउंसिल्स है, उनको पावर ही ऐसा दे दो, जितना जितनी ऑटोनॉमी इनके पास है अपने मैटर्स को डिसाइड करने की, उतनी पावर हमें भी दे दो। ये इनकी पहली डिमांड है। अच्छा,
इनके ग्राउंड्स क्या है, क्यों कर रहे हैं ये सारी डिमांड्स? पहली चीज, ये चाह रहे हैं कि हमारी जो लोकल काउंसिल्स है ना उनको एम्पावर करो, क्योंकि इनके पास कुछ पावर ही नहीं है। लोकल टैक्स कलेक्ट कर लो, लैंड को यूज कर लो, दैट्स इट, पावर बढ़ाओ। ये चाह रहे बोडोलैंड टाइप अरेंजमेंट। अभी अपने देखा था उनके पास मेंबर्स भी ज्यादा थे और उनके पास सब्जेक्ट मैटर्स भी ज्यादा थे जिनके ऊपर वो लॉ बना सकते हैं। तो वैसे ही कुछ ये लोग यहाँ भी चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि भाई वी वांट टू प्रोटेक्ट आर द ट्राइबल राइट्स, ऑल्सो वी वांट टू प्रिजर्व आर यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी। दैट इज द रीजन हम चाह रहे हैं कि हमें ज्यादा पावर दे दो। ठीक है, ये इनके कुछ रीजंस है, मतलब क्यों ये डिमांड कर रहे हैं इन सारी चीजों के बारे में। ये होगा इनके ग्राउंड्स। अब क्या, व्हाट इज एनसीएसटी? दिस इज नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा, तो अब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा क्योस था वहां पे लद्दाख वाले रीजन में, बहुत सारी डिमांड्स थी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बोला, एनसीएसटी को बोला कि भाई आपके हमें रिकमेंडेशन चाहिए कि क्या लद्दाख को हमें स्पेशल स्टेटस देना चाहिए क्या, शेड्यूल 6 वाला। तो एनसीएसटी है कौन? एनसीएसटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू सेफगार्ड सोशल कल्चरल राइट्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई। और ये बॉडी बेसिकली गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है, एक एडवाइजरी बॉडी है जो उन्हें सजेस्ट करती है कि इनसे रिलेटेड क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। ठीक है, तो इनसे रिकमेंडेशंस मांगी गई। जब इन्होंने एग्जामिन किया लद्दाख के स्टेटस को, तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी। ठीक है, इन्होंने बोला दे रिकमेंड दैट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बी इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल। उन्होंने कहा कि इसको इंक्लूड किया जा सकता है 6th शेड्यूल में। अच्छा, इसके लिए इन्होंने 3 रीजन दिए। क्या क्या? पहली चीज उन्होंने बोली कि यार अगर हम लद्दाख की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे 97% पॉपुलेशन आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि इनकी कल्चरल हेरिटेज की अगर बात करें तो दे हैव अ यूनिक कल्चरल हेरिटेज। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि एक और फीचर कॉमन है इसके और वो 4 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बीच में, वो ये है कि जैसे उन 4 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अलाउड नहीं है ना कि कोई भी उन 4 रीजन को छोड़ के कोई भी इंसान जो बाहर का है, मतलब इंडिया के अंदर ही दूसरे स्टेट्स का है, वो इंसान आकर इन स्टेट्स में, जो 4 स्टेट्स हैं, जो स्पेशल स्टेट्स हैं, उनके अंदर आके लैंड परचेज नहीं कर सकता। तो वैसा ही प्रोविजन लद्दाख के लिए भी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि भाई यू कैन नॉट परचेज any person from any other state in India cannot purchase land in Ladakh। तो ये वाला प्रोविजन लद्दाख में ऑलरेडी है। तो अगर ये 3 फीचर्स है जो इसको कहीं ना कहीं 6 शेड्यूल वाले जो स्पेशल स्टेट्स है उनके जैसा दिखा रहे हैं, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हाँ, इनको स्पेशल स्टेटस मिल सकता है। पर उन्होंने ये भी बोला कि अगर अगर इनको स्पेशल स्टेटस मिल गया तो ये इट विल बी द ओनली यूटी जिसके पास ये स्पेशल स्टेटस होगा। दैट्स वन थिंग ऑब्वियसली। और अगर हम स्पेशल स्टेटस इन्हें देते हैं, मतलब क्या, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जरूरी होगा इस केस में। ठीक है, तो फिलहाल ये रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट कंसिडर करती है नहीं करती है, लेट्स सी, दैट टाइम विल टेल अस। बट फॉर नाउ अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम समझे 6 शेड्यूल क्या होता है, एडीसीज क्या होती हैं, और एनसीएसटी क्या होता है, उसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या है। ठीक है, दैट इज इट। फाइन, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जीक्यूटिव पावर अंडर आर्टिकल 299। ठीक है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है इसे समझते हैं पहले। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्लैरिफाई किया है लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मेड अंडर द प्रेसिडेंट्स नेम। ठीक है, तो जब भी गवर्नमेंट, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो जब भी वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है ना किसी भी इंडिविजुअल के साथ, किसी भी एंटिटी के साथ, तो वो किसके नाम में करती है? प्रेसिडेंट के नाम में होता है। ठीक है, और यही चीज अगर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो वो करती है गवर्नर के नाम पे। फाइन, वो होते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो भाई केस था, ठीक है, केस के फैक्ट्स हम अभी डिस्कस करते हैं। केस था ग्लॉक एशिया पैसिफिक लिमिटेड और सेंटर के बीच में, जिसमें कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड और गवर्नमेंट को कोई भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी फ्रॉम स्टैट्यूटरी रिस्क्रिप्शंस। ठीक है, मतलब जो लॉ एक आम आदमी फॉलो कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वही वाला लॉ गवर्नमेंट भी फॉलो करेगी। वो बेसिक लॉ तो फॉलो करेंगे, साथ में उनके पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी ना वो दे के रखी है मैनर एंड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 299 में, ठीक है। ओके, तो ये केस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इस केस में कोर्ट ने इंटरप्रेट किया आर्टिकल 299 को और उसकी इम्प्लीकेशंस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे क्या रहने वाली है उससे, ठीक है। फाइन, देन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंट्रोवर्सी। देयर आर टू आर्टिकल्स जिनके बारे में हमको देखना पड़ेगा, आर्टिकल 298 एंड आर्टिकल 299, ठीक है। अगर हम आर्टिकल 298 की बात करें तो एक ऐसा आर्टिकल है जो गवर्नमेंट को पावर देता है कि भाई गवर्नमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, उसे सेल कर सकती है, उसे डिस्पोज कर सकती है, ये जितने भी कुछ भी बोरो कर सकती है। तो ये जितने भी पावर्स है ना, ये सारे पावर्स गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं 298 में, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड भी है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड भी है, एटसेट्रा। तो ये जितने भी पावर्स हैं ये दिए जा रहे हैं इन जनरल 298 में, ठीक है। हमारे लिए काम का है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, फाइन। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है ये तो बता दिया 298 में, पर किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, उसका मैनर क्या होगा, उसका फॉर्म क्या होगा, वो कहाँ दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 299 में, ठीक है। वो चीज दी हुई है 299 में। तो यहाँ पे बोला गया भाई मैनर एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, तो पूरी कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई, देयर इज दिस केस ग्लॉक एशिया पैसिफिक लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑलराइट। तो हुआ क्या, ये जो कंपनी है ग्लॉक एशिया पैसिफिक लिमिटेड, ये ना इट्स अ पिस्टल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, पिस्टल बनाती है। तो इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट में दे एंटर्ड विथ, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, वो भी होम मिनिस्ट्री के साथ। होम मिनिस्ट्री के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें ये कुछ पिस्टल्स समवेयर अराउंड 31,000 समथिंग समथिंग कुछ अमाउंट की पिस्टल्स इनको देने वाले थे मैन्युफैक्चर करके, ठीक है। अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, एक बात पता है क्या तुम लोगों को कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट कोई भी काम अगर करती है ना, अगर उनको जैसे रिपेयर्स करवाना है, मेंटेनेंस करवाना है या फिर कुछ कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो वो टेंडर्स फ्लोट करते हैं। टेंडर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली थ्रू टेंडर्स दे ट्राई टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इनविटेशन टू ऑफर टाइप का होता है कि यार देखो गवर्नमेंट को ये काम करवाना है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं, कौन करना चाहेगा, ये सब कुछ लिखा होता है टेंडर में, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है वो टेंडर फिल कर देती है, फिर गवर्नमेंट को जो टेंडर सही लगता है ऑफकोर्स सारी कंडीशंस को देखते हुए वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही टेंडर वाला सिस्टम था, गवर्नमेंट को ये वाली कंपनी सही लगी, गवर्नमेंट इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई। मैंने कहा ठीक है, हम कुछ पिस्टल्स मैन्युफैक्चर करके आपको दे देंगे। गवर्नमेंट ने भी कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ कि ये सारी बात हो गई, अचानक गवर्नमेंट एक बीच में क्लॉज लेके आती है बैंक गारंटी का, ठीक है। अब उससे हुई इन लोगों को प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड एक डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। अब जब इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ तो इनने कहा, इसने बोला अग्रीव पार्टी ने कि यार एक काम करते हैं, हम एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की बात हुई, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की बात हुई, तो ग्लॉक ने आर्बिट्रेटर के तौर पे रिटायर्ड हाई कोर्ट के वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया, रिटायर्ड दिल्ली हाई कोर्ट के जज को, जस्टिस को अपॉइंट किया। अब जब देखो आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि आपको एक आर्बिट्रेटर, एक थर्ड पार्टी अपॉइंट करनी होती है आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। वो थर्ड पार्टी कौन होती है, जो ना पार्टी ए के साइड से हो ना पार्टी बी के साइड से हो, वो अलग ही हो, एक इम्पार्शियल बॉडी। उस हिसाब से उन्होंने, ग्लॉक ने एक रिटायर्ड दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस को एज आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया। अच्छा, अब एक पार्टी तो ऑलरेडी यहाँ पे है। अब गवर्नमेंट को जब बुलावा भेजा गया, गवर्नमेंट आई वहां से, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं, हम इनको तो आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेटर मान ही नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था ना टेंडर, उसके अंदर लिखा हुआ था कि देखो अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है ना कल को, तो हम आर्बिट्रेटर कहाँ से लेके आएंगे, हम आर्बिट्रेटर लेके आएंगे लॉ मिनिस्ट्री से, लॉ मिनिस्ट्री से लेके आएंगे। तो इस बात पे ग्लॉक को आया गुस्सा और ग्लॉक गई कोर्ट में। क्यों भाई, क्यों गई, क्योंकि इनका कहना है कि देखो आप बोल रहे हो कि हम आर्बिट्रेटर लेके आएंगे लॉ मिनिस्ट्री से, तो पहली बात
जब एक पार्टी ऑलरेडी गवर्नमेंट है, तो लॉ मिनिस्ट्री से ही एक इंसान को लेके आना जो कि एक्चुअली डिस्प्यूट डिसाइड करेगा, क्या वो पार्शियल नहीं होगा? क्या वो पार्शियल नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है पार्शियल होगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसे केस में इट इज वायलेटिंग सेक्शन 12(5) ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, जो कि बोलता है कि हम रिलेटेड पार्टीज को आर्बिट्रेटर नहीं बना सकते। ठीक है, सेक्शन 12(5) ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। ठीक है, सेक्शन 12 रेड विथ शेड्यूल 7, जो बोलता है कि यार ऐसा कोई भी रिलेटेड पार्टी है ना, जैसे एडवाइजर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, या बिजनेस रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में अगर वो आपके साथ था वो इंसान, आप उसको आर्बिट्रेटर के तौर पर अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, यही चीज जब कोर्ट में गई बात, तो कोर्ट ने बिल्कुल बोला, उन्होंने किसके फेवर में उन्होंने ग्लॉक के फेवर में जजमेंट दिया। उन्होंने बोला देखो, आर्टिकल 299 क्लियरली बोलता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किस मैनर में रहेगा, वो आपको सारी फॉर्मेलिटीज के बारे में बताता है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब्सटैंटिव लॉज को फॉलो नहीं करोगे। गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि हम आर्बिट्रेशन लॉ को फॉलो नहीं करेंगे या हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, 299 में तो सिर्फ फॉर्मेलिटी बताई गई है, उसके अलावा आप जनरल लॉज को भी वैसे ही फॉलो करोगे जैसे एक इंडिविजुअल फॉलो करता है। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने बोला कि ग्लॉक इज राइट, और यहाँ पे कोर्ट ने ही एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया। जस्टिस इंदु मल्होत्रा को यहाँ पे एज आर्बिट्रेटर, सोल आर्बिट्रेटर कोर्ट ने अपॉइंट किया, और बोला कि 299 को फिर से इंटरप्रेट करने की जरूरत है जो कोर्ट ने किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरी कंट्रोवर्सी थी। फाइन, देखते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। तो भाई ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विच आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर वेरियस पर्पसेस। पर्पसेस कुछ भी हो सकते हैं। इट कैन बी फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, कुछ भी हो सकता है पर्पस। ठीक है, दो पार्टीज होती है, एक पार्टी हो गई आपकी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई सी भी, और दूसरी पार्टी होती है आपकी एनी प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर एंटिटी। ठीक है, अच्छा, इसको गवर्न कौन करता है? अभी हमने देखा आर्टिकल 299 गवर्न करता है, और बाकी प्रिंसिपल्स ऑब्वियसली बात है, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एंड दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू पब्लिक स्क्रूटनी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है, अच्छा पब्लिक स्क्रूटनी और अकाउंटेबिलिटी क्यों? क्योंकि देखो, जब गवर्नमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो गवर्नमेंट के पास खुद का पैसा तो नहीं है। गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाई? पब्लिक का पैसा। ठीक है, हम जो टैक्सेस पे करते हैं वही पैसा गवर्नमेंट के पास आता है। तो गवर्नमेंट अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है तो अल्टीमेटली वो पब्लिक फंड को यूज कर रही है। तो अगर पब्लिक फंड को यूज कर रही है तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, फेयरनेस होना बहुत जरूरी है, और ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक स्क्रूटनी, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है, तो ये है एकदम बेसिक्स गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का। फाइन, 299 बोलता क्या है ये समझते हैं। इट टॉक्स अबाउट द मैनर एंड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब गवर्नमेंट के बिहाफ पे बनाया जाएगा तो वो यहाँ कवर होगा। उसका मैनर क्या है, उसका फॉर्म कैसा होना है, ऑल ऑफ दैट विल बी गवर्न्ड बाय 299। तो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर बताता है टू सेफगार्ड पब्लिक फंड्स एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड और इलेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट किसी भी तरीके के अनऑथराइज या इलेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट्स में ना फंसे या उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ना करे। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या होती है इसकी? देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स। पहली बात तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है इट शुड बी एक्सप्रेस टू बी मेड बाय द गवर्नर और द प्रेसिडेंट, इनके नाम पर ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। दूसरा, ये राइटिंग में होना बहुत जरूरी है। और तीसरा, इसको साइन कौन करेगा? कोई भी ऑथराइज पर्सन। द एग्जीक्यूशन शुड बी डन बाय पर्संस एंड इन द मैनर डायरेक्टेड और ऑथराइज बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा और कौन करेगा? जैसे गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट बताएंगे उस हिसाब से, और जिस भी इंसान को वो ऑथराइज करेंगे वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड देयर इज दिस केस स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मजीद। ये 1954 का केस है जिसमें कोर्ट ने बोला था कि इनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे 299, आर्टिकल 299 तो एप्लीकेबल होगा ही, इसके साथ साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी वैसे ही एप्लीकेबल होगा जैसे इंडिविजुअल्स पे एप्लीकेबल होता है, जैसे इंडिविजुअल्स पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये केस को कोर्ट ने रेफर किया था जब ये वाली जजमेंट दे रहे थे तब। ओके, फाइन, लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेट शटडाउन इन
मणिपुर नाउ। ओके, तो भाई बेसिकली कंट्रोवर्सी हम सबको पता है, मेटी कम्युनिटी एसटी स्टेटस चाहिए था, नहीं मिला, डिमांड्स जारी थी, प्रोटेस्ट थे, राइट्स थे, सब कुछ था। उसी बीच स्टेट वाइड इंटरनेट शटडाउन का ऑर्डर आता है, जिस इस पूरी सिचुएशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट एक ऑर्डर लेके आती है, ठीक है। और उस ऑर्डर के हिसाब से इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है पूरे स्टेट में, दैट टू फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, और उसके लिए रीजंस क्या दिए गए? रीजंस में दिया गया कि भाई एंटी सोशल एलिमेंट्स को प्रिवेंट करना है हमें फ्रॉम मिसयूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू इनसाइट द पब्लिक, स्प्रेड फॉल्स र्यूमर्स एंड शेयर हेटफुल कंटेंट, ताकि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है ना, ये सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी पब्लिक को इंसाइट करने वाली या फिर हेटफुल चीजें या फिर इस टाइप की कोई भी चीज, फॉल्स र्यूमर्स, इस टाइप की चीजें ना कम्युनिकेट करे या ना डिसमिनेट करे। ये रीजन दिया गया। शटडाउन चलता रहा indefinitely, and lack of internet access had severely impacted their lives and livelihood. भाई obviously बात है, internet has become a very important part of our lives these days. हर चीज उसी पे होता है। You talk about business, you talk about education, online classes and everything, मतलब internet has become a very important part, ठीक है। तो अगर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको बंद कर दिया जाएगा या उस पर शटडाउन वाला ऑर्डर आ जाएगा, तो ये अपने आप में हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करने ऐसी चीज हो गई, है ना। तो इसलिए ये कंसर्न्स आए और कोर्ट तक ये बात पहुंची, और फिर जाके गवर्नमेंट ने टू एन एक्सटेंट लिमिटेड एरियाज में ये शटडाउन बंद करवाया और कंडीशनल ऑर्डर्स दिए कि इन कंडीशंस पे चल सकता है, वो सारी चीजें आई। पर यहाँ पर अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि क्या राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सेस इंटरनेट, क्या इस पे क्या क्या जजमेंट्स है, क्या क्या रूलिंग्स है, वो देखते हैं, ठीक है। पहली बात तो कुछ फैक्ट चेक करते हैं करंटली क्या सीन है। तो भाई 2022 की बात की जाए तो 84 इंटरनेट शटडाउन्स लगे हैं इंडिया में। राजस्थान की बात करें, राजस्थान ने 12 डिफरेंट ओकेजन्स पे इंटरनेट शटडाउन लगाया है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 7 बार इन्होंने भी लगाया है, ठीक है। तो स्टेट्स भी, कोई स्टेट्स ऐसे कम नहीं है इंटरनेट शटडाउन लगाने में। लगाए इंडिया में, ये बहुत ही देखा है हमने, ठीक है। अच्छा, इसको रेगुलेट कौन करता है, कौन लगाता है इंटरनेट शटडाउन, और कब कब लगाया जा सकता है, इसके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क है क्या? लेट्स चेक। ओके, सो वी हैव दीज रूल्स इन प्लेस। पहले ये क्या है? दीज आर टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 के। तो 2017 के जो रूल्स है ना, ये बेसिकली अलाउ करते हैं कि टेम्पररी शटडाउन अलाउड है, टेलीकॉम सर्विसेज का टेम्पररी शटडाउन अलाउड है इन अ रीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इमरजेंसी। तो अगर पब्लिक इमरजेंसी होती है तो वहां पर टेम्पररी शटडाउन किया जा सकता है, ठीक है। ये पावर किसके पास है? ये पावर है होम मिनिस्ट्री के पास, ठीक है। दोनों लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो या फिर सीजी की बात करो, होम मिनिस्ट्री के पास ही पावर होता है। फिर आता है आपका इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। दिस वाज फर्स्ट वन। सेकंड इज इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। ये 1885 का एक्ट है जो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यहाँ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है सिर्फ, टू रेगुलेट वेरियस टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, जिसमें आपकी इंटरनेट सर्विसेज भी आती हैं और उन्हीं से रिलेटेड ये लाइसेंस भी दे सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिनको मिलती है टेलीग्राफ एक्ट से, 1885 का एक्ट है। थर्ड थिंग इज सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। आई एम प्रीटी श्योर ये बहुत कॉमनली हम देख लेते हैं हर कभी, जहां भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन होती है ना, कि राइट्स हो गए, वॉयलेंस हो गया, जनरल डिसऑर्डर है, तो मैजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे पावर रहती है आपकी, मैजिस्ट्रेट के पास। मैजिस्ट्रेट को पावर मिली होती है कि जब भी ऐसे कोई केसेस होते हैं ना, केसेस ऑफ अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस या फिर अप्रीहेंडेड डेंजर, तो यहाँ पर वो 144 लगा सकते हैं। हम बोलते हैं ना धारा 144 लगी हुई है, जहाँ पे 5 लोग साथ में आके बात नहीं कर सकते, ऑल ऑफ दैट। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये वाली चीज होती है। तो यहाँ पर उनके पास पावर है कि वो जनरल शटडाउन लगा दे, तो उसी में इंटरनेट शटडाउन भी एक पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये लॉ की अगर बात करें तो इन 3 प्रोविजंस में आराम से शटडाउन जस्टिफाई किया जा सकता है। फाइन। जुडिशियल अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आती है। कैसे? लेट्स सी। पहला केस फाइमा शरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस था केरला में एक लड़की थी, उनके हॉस्टल में ऐसा था कि 6 बजे से 10 बजे तक आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते।
देखने में काफी डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है, मतलब काफी आर्बिट्ररी प्रोविजन है। तो इसी के अगेंस्ट ये केस हुआ था और केरला हाईकोर्ट ने यहाँ पे बोला था दैट राइट टू इंटरनेट एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ राइट टू प्रिवेसी से इसको रिलेट किया गया था, एंड राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने कहा यार बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, राइट टू एजुकेशन वायलेट कर रहा है अगर आप किसी को इंटरनेट राइट टू एक्सेस इंटरनेट मना कर रहे हो तो, ठीक है। इसके अलावा राइट टू प्रिवेसी का भी एक इंट्रिंसिक पार्ट है ये। तो उन्होंने कहा कि राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल पार्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ राइट टू प्रिवेसी एंड राइट टू एजुकेशन। ये केस था। इसके बाद अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हो गया अपना लैंडमार्क केस। इस केस में क्या हुआ था भाई, 2019 की बात है, जब वही जेएनके वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, 370 रिवोक किया गया था। तब पूरी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इश्यूज के लिए, क्या किया गया था, दो काम किए गए थे। क्या क्या काम थे भाई? पहला काम तो ये किया गया था कि इंटरनेट शटडाउन करवा दो। इंटरनेट शटडाउन हो गया इन जेएनके। इंटरनेट शटडाउन के साथ सेक्शन 144 भी लग गया था, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन हुआ था अपना लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन, 213 दिन का शटडाउन था ये, अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट शटडाउन था ये। और इसको कर तो दिया था इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक चीजें शांत नहीं हो जाती तब तक ये इंटरनेट शटडाउन चलता रहेगा। साथ में अपने पास सेक्शन 144 भी एप्लीकेबल वहां पे था। 2G 3G 4G सारी सर्विसेज यहाँ पे बंद हो चुकी थी, ठीक है। इसी के अगेंस्ट एक पिटिशन गई थी कोर्ट में, और केस आता है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर बोला गया था कि undefined restriction of internet services would be illegal and the orders for internet shutdown must satisfy the test of necessity and proportionality। मतलब उन्होंने कहा कि टेम्परेरी टाइम के लिए आप करना चाहो ठीक है, मोर ओवर अगर ऐसे कोई मेजर्स हैं जहां पे आप इंटरनेट शटडाउन कर रहे हो, तो ये कब होना चाहिए, अगर लिटरली उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, नेसेसिटी हो, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनल है, जरूरत है तो ही करो, अदरवाइज मत करो। इट्स देयर फंडामेंटल राइट जिसको वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ करी गई थी। फिर एक केस और आया था, एक केस और आया था, एंड दैट केस वाज फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, इसी के कंटिन्यूएशन में था, अनुराधा भसीन वाले जजमेंट के कंटिन्यूएशन में ही था। जब जेएनके में इसको 4G केस भी कहा जाता है, फेमसली दिस इज नोन एज 4G केस आल्सो। 4G और 3G सर्विसेज 3G सर्विसेज पे कंप्लीट बैन हो गया था, ठीक है। कंप्लीट ब्लैंकेट बैन यहाँ पर हो गया था। तो वही वाली बात करी, जब कोर्ट के पास ये केस वापस पहुंचा तो कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल सही बात है, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड है, राइट टू एक्सेस इंटरनेट, बिल्कुल भी ब्लैंकेट बैन नहीं होना चाहिए। सिर्फ लिमिटेड कंडीशंस में और बहुत ही नेसेसरी कंडीशंस अगर हैं तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने यही चीज बोली। मतलब एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि कोर्ट भी मानता है कि राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, right to access internet is an intrinsic part of article 21 again, okay। right to privacy से भी related है, और right to health भी, और right to education भी। so this becomes important for us, and I think this is it। I hope ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। we did as much as we could, I mean जितने भी issues हम टच कर सकते थे लास्ट 1 मंथ के, we did, and that's it। नेक्स्ट मंथ के लिए जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।